चीज कहना चाहता हूँ कि तकलीफ कभी भी अकेले नहीं आती, वो हमेशा तजुर्बा साथ में लेकर आती है। तो उस तकलीफों के साथ जो जो तजर्बे आए, उस तजर्बों के बेस पे हमने एक कंपैरिजन चार्ट तैयार किया है कि जितने भी अभी तक स्कैम्स हुए हैं या जितने भी बिजनेस मॉडल्स फेल हुए हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, उसमें और टैग मार्केट्स में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब भी हमारे साथी फील्ड में जाते हैं तो उनको बार बार वही सवाल तंग करते हैं, परेशान करते हैं। बहुत सारे साथी तो पुराने हैं, उनको जवाब भी देने आते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी बेचारे नए आए हुए होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि सामने वाला ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है ना। तो हमने एक कोशिश की है कि एक सिंपल आसान भाषा में इसको, एक प्रेजेंटेशन को तैयार किया है, ताकि सामने वाले के सवाल पूछने से पहले ही आप उनका जवाब दे दो। अगर आप ऐसा हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो काफी अच्छा सक्सेस रेट हो जाता है। क्योंकि सिर्फ एक दूसरे को विश्वास ही ट्रांसफर नहीं होता दोस्तों, उसके साथ हमें लॉजिक, फैक्ट, फिगर्स ये सभी देनी होती हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है फील्ड में, तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि प्रॉब्लम वॉब्लम कुछ नहीं होता, चैलेंज होता है, और चैलेंज को हमने फेस करना होता है और उसको बीट करना होता है। तो जो चैलेंज है उसको हमें बीट करने के लिए ये प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं हम। दोस्तों, फील्ड मॉडल्स वर्सेस टैग मार्केट। सबसे पहला पॉइंट है कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी मॉडल्स फेल हुए हैं उनमें क्या होता है, जैसे ही इन्वेस्टर का फंड लगता है, डे वन से उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि किसी जो डायरेक्ट इनकम है, 15 से 20% डायरेक्ट इनकम चली जाती है ऊपर वाले को, है ना। और बहुत सारे केसेस में ऐसी मैंने प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं जो मेरे पास लोग लेके आते थे प्रेजेंटेशन, कि 30 से 50% तक जो है डायरेक्ट होता था। तो आप अंदाजा लगाओ, अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और उसमें से 20 से 30 40 हजार रुपये पहले ही दिन बट गया, तो सिस्टम के पास क्या जाएगा और सिस्टम जनरेशन क्या करेगा। लेकिन टैग मार्केट का आपको दोस्तों क्लियर कट पता है कि अगर आपने 1 लाख रुपया या 1 हजार डॉलर लगाया है, तो सारे का सारा प्रॉपर ट्रेडिंग में लगता है, उसमें से एक सेंट भी किसी को नहीं जाता है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है ना। दूसरा, जितने भी ये प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सभी लीडर फ्रेंडली होते हैं। लीडर फ्रेंडली कहने का मतलब, लीडर्स को सेटिंग्स दे दी जाती हैं कि आप 10 करोड़ का, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का फंड ले आओ, आपको 15 से 20% उसमें से रख लो, बाकी हमें दे दो। तो पहले लेवल पे ही 20 से 30 40% तो वहां पे बट गया, और यहाँ भी लीडर्स को बट गया 10 से 15 20%। तो नेचुरली ये सिस्टम बिजनेस किस चीज से करेगा, जिस काम के लिए वो फंड लगाया गया है उस काम में वो जा ही नहीं रहा, तो एक ना दिन तो कंपनी को भागना ही पड़ेगा ना। लेकिन आप देखो टैग मार्केट का सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है, किसी भी लीडर को कोई सेटिंग वेटिंग नहीं दी जाती। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन्वेस्टर फ्रेंडली है। और अगर इन्वेस्टर फ्रेंडली है तो लीडर फ्रेंडली अपने आप हो गया, क्योंकि जब लगातार इन्वेस्टर पैसा कमाएगा तो लीडर तो ऑटोमेटिकली पैसा कमाएगा, है ना। लेकिन एक सही तरीके से कमाएगा। नेक्स्ट है जी लग्जरी स्पेंडिंग। तो जितने भी हमने ये मॉडल्स पहले देखे, इनमें क्या किया जाता है, अभी इनकम शुरू नहीं होती और उससे पहले ही लग्जरी स्पेंडिंग, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे महंगे फॉरेन ट्रिप्स देने वो शुरू कर देते हैं, ताकि एक हाइप क्रिएट कर दी जाए और ज्यादा से ज्यादा फंड उठाया जा सके। लेकिन टैग मार्केट्स में आपने क्लियर कट देखा है दोस्तों, खर्चा प्रॉपर नियंत्रित होता है और एक उद्देश्य को लेकर होता है। जैसे इनके ट्रेनिंग इवेंट्स होते हैं, ना कि कोई हाइप क्रिएट करने वाले, कोई ग्लैमर वाले, है ना, कोई ग्लैमर नहीं, कोई महंगे स्टार्स नहीं, कोई महंगी गाड़ियों का प्रदर्शन नहीं। सिंपल एजुकेशनल बेस के ऊपर इनका प्रोजेक्ट होता है। तो ये तीसरा डिफरेंस है। चौथा होता है ओवर मार्केटिंग। उनमें क्या किया जाता है कि सिर्फ मार्केटिंग आके ही फंड, बड़े से बड़ा फंड उठाने की कोशिश की जाती है। अगर मार्केटिंग में ही ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया जाएगा तो सिस्टम के पास बचेगा ही क्या। लेकिन जिस प्रोजेक्ट में दम होता है, जान होती है, उसको ज्यादा मार्केटिंग के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं होती है, उसको सिर्फ अपनी प्लानिंग के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस करना होता है। वो टैग मार्केट बखूबी जानता है कैसे करना है ना। तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है जी हमारा, प्रोडक्ट क्लैरिटी। बहुत सारे बिजनेस मॉडल ऐसे आए जहां पे प्रोडक्ट के ऊपर ही क्लैरिटी नहीं है कि क्या प्रोडक्ट है उनका और उनका प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है। कहीं टोकन चल रहा है, कहीं पे फॉरेक्स के नाम पे बी बुक पे ट्रेडिंग चल रही है, कहीं पे सामने ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है ना। लेकिन टैग मार्केट का बिजनेस मॉडल बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है आपके पास। ये फॉरेक्स के अंदर आपका फंड लगता है, ट्रेडर्स में जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड लगाते हैं, और फंड का 70% जो है इन्वेस्टर के पास जाता है, बाकी वो बढ़ जाता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे। उसके बाद जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात हमने करी, तो जितने भी ये मॉडल फेल हुए दोस्तों, इनमें से कुछ पता ही नहीं चलता था कितना फंड कंपनी के पास आ रहा है, उसमें से क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है और क्या बट रहा है। सारे का सारा जो सिस्टम है वो एक रोटेशन के बेस के ऊपर चलता रहता है, कोई भी पारदर्शिता होती नहीं है। लेकिन टैग मार्केट्स में आप देखोगे लगातार अपडेट होते हैं, लगातार जो ट्रांसपेरेंसी हमारे सामने होता है, जितना भी डेटा है आपके ए टेक का हो या टैग मार्केट्स का हो, वो सारा डेटा आपके सामने बिल्कुल रेगुलर आता रहता है ना। तो ये एक अच्छे बड़े जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की खासियत होती है। उसके बाद आ गया जी रिस्क डिस्क्लोजर। तो जितने भी ये मॉडल्स फेल हुए हैं वो कभी रिस्क की बात ही नहीं करते हैं, जबकि रिस्क के बिना कभी भी बिजनेस हो नहीं सकता।
उनको पता है कि अगर हम रिस्क की बात करेंगे तो लोग फंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनका मेन जो फोकस है लोगों का फंड उठा के उसको खुद कंज्यूम कर लेना है, यूज कर लेना है। लेकिन टैग मार्केट्स के अंदर जो भी रिस्क है उसकी स्पष्ट जानकारी दी जाती है। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि जो सोनिक है, सोनिक की जो ट्रेडिंग स्टाइल है, अगर दोस्तों जब तक उसके 33 से 34 ट्रेड 24x के ऊपर लगातार स्टॉप लॉस हिट नहीं होते तो आपका फंड नहीं जा सकता, तो आपको रिस्क क्लियर है। लेकिन साथ में ये बात भी क्लियर है कि पिछले 2 साल का डेटा बोलता है कि आज तक दो से ज्यादा कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर है। ये सारी चीजें टेक्निकल में आ जाती हैं, मैं इसकी ज्यादा डिटेल्स में भी जाऊंगा नहीं। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में वो मेंटेन करते हैं। तो मतलब हर चीज रिस्क वेल प्रॉपरली मैनेज्ड है और आपके सामने है, स्पष्ट है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी वो आपको शो होता है, प्रॉफिट होता है तो भी वो आपको शो होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है लाइफ स्टाइल शो। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना जो फेक प्रोजेक्ट्स के, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां और महंगे कपड़े, कई तो मतलब गोल्ड से लाद कर खुद को आ जाते हैं। लेकिन वो कंपनी का इनकम मॉडल उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता है दोस्तों। वो ग्लैमर कुछ दिन तो रह पाता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के बाद फिर वो उनको वापस दूसरे लाइफस्टाइल में जाना पड़ता है, जहाँ पे कर्जे, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों की लाइबिलिटियां, ऐसी चीजें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो हमारा टैग मार्केट है दोस्तों, एक प्रॉपर सिस्टम और वैल्यू के ऊपर फोकस करता है। एक सिस्टम बना रखा है जो कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करता है। क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है कि आप अपना फंड इस सिस्टम में लगाओ और आपको उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी हम निकाल के देंगे। और उसकी फीस भी नहीं लेते हैं वो लोग, सिर्फ प्रॉफिट निकालने के बाद शेयर लेते हैं दोस्तों। कितना कॉन्फिडेंस होगा टैग मार्केट्स को खुद के ऊपर, आप देखो, है ना। नहीं तो दुनिया भर में पता नहीं क्या क्या बोर्ड की फीस है जी, ये फीस है, साल की फीस है, 2 साल की फीस है, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोगों को फंड लूटने के लिए। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए टैग मार्केट हमारे पास आज आया है। जितने भी ये फील्ड मॉडल्स हैं, इनका सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंस है, ये बिजनेस इनका चलता कैसे है, जितना जितना नया फंड मार्केट के अंदर वो उठाते हैं उतना उनका बिजनेस चलता है। जैसे ही न्यू फंड का डिपॉजिट बंद होना या कम होना शुरू होता है, तो उनके बिजनेस की जो टांगे हैं वो कमजोर हो जाती है, फिर पोलियो हो जाता है उनको, फिर वो गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन टैग मार्केट्स का सिस्टम आप समझिए दोस्तों, वो प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं, प्रॉपर लॉन्ग टर्म बिजनेस की प्लानिंग है। आज भी अगर मान लो 1 महीने तक टैग मार्केट्स के पास बिल्कुल नया फंड ना आए, तो वो लोग दम रखते हैं जो फंड उनके पास है उसी को कई गुना मल्टीप्लाई करने का, उसके ऊपर एक प्रॉपर परसेंटेज के सिस्टम के ऊपर वर्क करने का। और सबसे बड़ी बात जो हम सब ने एंजॉय की होगी कि जितना फंड आपने फर्स्ट डे डिपॉजिट करा दिया, उसके बाद अगर कुछ टाइम तक कोई फंड नहीं भी लगा, तो दोस्तों जो री इन्वेस्टमेंट होती है उसके कारण भी इन्वेस्टर और लीडर दोनों पैसा कमाते हैं। और मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी बिजनेस मॉडल में ऐसा कभी हुआ होगा। उसके बाद आ जाता है कि पर्सनैलिटी कल्ट। जितने ये मॉडल्स जो फेल हुए हैं, इनमें एक ही व्यक्ति की प्रॉपर ब्रांडिंग कर दी जाती है, एक ही व्यक्ति को सामने रखा जाता है, उसी व्यक्ति के फेस वैल्यू के ऊपर फंड को उठाया जाता है। अभी जैसे बहुत सारे सिस्टम्स आए, एक वाई एफ एक्स करके सिस्टम आया था, तो उनके जो हेड थे मिस्टर लविश चौधरी, तो उनको ही ब्रांड बना रखा था, लोग उनके साथ वीडियोस डाल के खुश हो जाते थे। एंड में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, है ना। लेकिन टैग मार्केट एक प्रॉपर सिस्टम और टीम वर्क के ऊपर बिलीव करता है दोस्तों। जैसे बहुत सारे लीडर्स को और सिस्टम को हम जानते हैं, लीडर्स को, कितने लीडर्स को हम मिल चुके हैं, है ना। मिस्टर माइकल बोर है, मिस्टर अरविंद है, मिस्टर वर्नर केजर हैं, और हमारे सबके प्यारे मान सिंह नायक सर हैं, संजय सर हैं, राजेश जी हैं, और भी बहुत सारे, निर्मल जी हैं, बहुत सारी लीडरशिप है, शादाब जी हैं, है ना। और जी अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ तो मैं माफी चाहता हूँ। तो बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको हम जानते हैं, और भी बहुत सारे लीडर हैं जो हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति विशेष है। हाँ, मिस्टर निक वो तो है ही है सबसे मतलब ऊपर, लेकिन उन्होंने ये नहीं कि खुद की ब्रांडिंग कर रखी है, उन्होंने प्रॉपर एक टीम को साथ लेके चलने की का सिस्टम बना रखा है। नेक्स्ट है जी फाउंडर ट्रांसपेरेंसी। तो इसका उल्टा भी है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जहाँ पे यही नहीं पता कि फाउंडर कौन है, मतलब जो उस सिस्टम को चलाने वाला बंदा कौन है, वो सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि उसको पता है उसने एक ना एक दिन कांड करना है, तो वो सामने आता नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट आपके सामने है, कौन सा बंदा कौन सा डिपार्टमेंट देख रहा है, हर डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, है ना। तो वो आपके सामने क्लियर है, और मिस्टर निक कई बार लाइव आपके हमारे सामने आ चुके हैं, और आने वाले कुछ दिनों में वो हमारे बीच में भी आने वाले हैं, ऐसा मेरे पास न्यूज है। अब रेगुलेटरी कंप्लायंस, बहुत सारी कंपनीज फॉरेक्स को भी लेकर आई, दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी लेके आई, लेकिन कभी भी रेगुलेटरी कंप्लायंस के ऊपर उन्होंने बात ही नहीं करी, है ना। और फॉरेक्स प्रोजेक्ट्स तो ऐसे आए, उन्होंने कभी यही नहीं दिखाया कि कहाँ पे रजिस्टर्ड है वो। तो हमारी कंप्लायंस के ऊपर पूरा फोकस है दोस्तों। हमारा मॉरिशस से रजिस्टर्ड हो चुका है लाइसेंस, साउथ अफ्रीका से हमारे पास लाइसेंस है ऑलरेडी, है ना। इसके अलावा लॉयड्स ऑफ लंदन, दोस्तों कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक प्रॉपर सिंडिकेट है। ये मेरी बात पे बिलीव मत करिएगा, चैट जीपीटी पे आप डाल के देखोगे लॉयड्स ऑफ लंदन कौन है और वो किसका इंश्योरेंस करते हैं, आपको पता चल जाएगा।
तो टैग मार्केट्स ने ऐसी जबरदस्त ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस करा रखा है जिसका $1 million में उसका प्रीमियम जाता होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, लॉयड्स ऑफ लंदन एक ऐसी फर्म है, अगर वो किसी का इंश्योरेंस करती है तो हर मंडे को आपको ऑडिट करवाना पड़ता है। अगर उसके ऑडिट के रूल क्वालिफाई नहीं होते तो आपका इंश्योरेंस कैंसिल हो सकता है। तो इतनी स्ट्रिक्ट चीजें। अभी टैग मार्केट्स के ऊपर कोई प्रेशर तो था नहीं कि आप वहां से इंश्योरेंस लो, क्यों लिया? ताकि लोगों को अपने लोगों को सेफ और सिक्योर कर सकें। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा दिल कितना बड़ा है और हम कितने सॉलिड है, कितने स्ट्रांग है, और जो जो चीज इसमें चाहिए वो सभी लेकर चल रहे हैं साथ, है ना? तो टैग मार्केट्स का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों, मतलब जितने भी शब्द बोल दिए जाए वो कम है। नेक्स्ट है जी रेवेन्यू सोर्स। अभी जितने भी मॉडल्स ये सभी आते हैं, इनका एक्चुअल को जो इनकम सोर्स तो स्पष्ट होता ही नहीं है। पता ही नहीं चलता कि इनकम आ भी रही है या नहीं आ रही है, सिर्फ वो दिखाया जाता है कि हम यहाँ से कमा रहे हैं, वहां से कमा रहे हैं। वो 15 प्रोजेक्ट दिखा देते हैं। और मैं तो एक चीज मानता हूँ दोस्तों, जब तक किसी एक प्रोजेक्ट को रेगुलर सेफली स्टेबल ना किया जाए तो दूसरे प्रोजेक्ट से कमाया नहीं जा सकता। पहले एक ही चीज स्टेबल होगी ना। तो टैग मार्केट्स में क्लियर है कि सारा जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का है। यहाँ पे तो पता नहीं, मतलब ऐसे भी लोग मुझे मिले जो कहते हैं जी क्रिप्टो में जनरेशन नहीं होता, इसमें तो सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन होता है। अरे मेरे भाई, प्राइस एप्रिसिएशन तब होगा ना जब उस चीज की डिमांड होगी, और डिमांड तब होगी आप अगर उसकी कोई वैल्यू क्रिएट करोगे, वो किसी ने की नहीं। तो इसलिए ये सारे मॉडल्स जो है वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद आता है जी विड्रॉल इशू। तो हमने जैसे देखा कि विड्रॉल्स के कंडीशंस भी होते हैं, इश्यूज भी आते हैं। जैसे जैसे कोई भी ये फेक प्रोजेक्ट जब बड़े होने शुरू होते हैं तो विड्रॉल्स में ये नई नई कंडीशनें डालना शुरू कर देते हैं। और कई तो ऐसे हैं, मतलब मुझे जानकर हैरानी होती है, कई ऐसे भी प्रोजेक्ट है वो कहते हैं कि आपने अगर $200 का विड्रॉल लेना है तो पहले आपको $200 इसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, और 24 घंटे बाद आपका 200 और हमारे वाला 200, 400 आपको वापस आएगा। और कई जगह तो विड्रॉल रुक जाते हैं, उनमें 96 आवर्स का टाइम हो जाता है। फिर जब उन्होंने भागना होता है फिर उसको वो 7 दिन का कर देते हैं, तरह तरह के बहाने मारते हैं कि सिस्टम अपडेट हो रहा है, जी हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन टैग मार्केट्स में दोस्तों स्पष्ट है और ऑलरेडी डिसाइडेड है, वही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और जैसा कि आप सभी ऑलरेडी जानते हैं कि $100 का विड्रॉल से नीचे का विड्रॉल ऑलरेडी इंस्टेंट आ रहा था, अभी 250 के नीचे का आ रहा था, और $500 के नीचे का विड्रॉल भी अभी उन्होंने इंस्टेंट कर दिया है। जबकि दूसरी कंपनियां, भागने वाली कंपनियां क्या करती है, वो विड्रॉल्स को रोकना चाहती है। लेकिन टैग मार्केट्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है, वो क्लियर कट आपको एक मैसेज दे रहा है कि हमारी इंटेंशन भैया यहाँ पे रुकने की है, आपको लूटने की नहीं है। अरबोपति। हाँ अंकुश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ग्लोबल प्रेजेंस का ग्लोबल प्रेजेंस का मतलब क्या है दोस्तों? बहुत सारे जो फेक प्रोजेक्ट हैं वो उन्होंने दावे किए कि हम वर्ल्ड वाइड है, हम, लेकिन जब प्रैक्टिकली हमने जाके देखा तो उनका बिजनेस कहाँ पे था? इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में। जबकि ये फॉरेक्स के लिए कोई बहुत बड़ी मार्केट्स नहीं है। हाँ, इंडिया है, लेकिन बहुत सारी वर्ल्ड वाइड और भी कंपनी जो है। लेकिन टैग मार्केट का आप देखोगे दोस्तों, ऑलरेडी वर्ल्ड में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंट्रीज में चल रहा है। आप मेरी बात पे बिलीव मत करो, विकी एफएक्स के ऊपर जाके चेक कर सकते हो, टैग मार्केट्स का ग्लोब वहां पे ओपन हो जाता है, कितनी कंट्रीज में वो चल रहा है, और मेन मेन कंट्रीज वहां पे शो भी करेगा वो। और उनमें से भी इंडिया भी नंबर 10 पे है, जो बड़ी बड़ी कंट्री जहाँ पे ये चल रहा है। तो हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक मतलब उसको क्रॉस चेक करने की विधि है। वो विधि आपको पता होनी चाहिए, तभी आप दूसरे को, बंदे को दिखा सकते हो, है ना? सिर्फ बातों से नहीं हो पाएगा कि मुझे विश्वास है आप भी कर लो। आपको लॉजिक के साथ ये चीजें बतानी होगी। तो टैग मार्केट्स की एक्चुअल में ग्लोबल प्रेजेंस है। और आप ये देखो ना, जो बिटवन एक्सचेंज है, आप उसका इंटरफेस देखोगे तो वो बाइनांस के लेवल का है दोस्तों। तो कितना पैसा उन्होंने खर्च किया होगा उसके ऊपर। और अमेरिका में लॉन्च करना एक्सचेंज को अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी एक्सचेंजेस, बहुत सारे लोग डरते हैं अमेरिका में लॉन्च करने से। तो टैग मार्केट्स में दम है दोस्तों, तभी वो कर रहा है। कोई छोटा मोटा पॉन्जी स्कीम नहीं है ये, एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, और एक विजन और मिशन लेकर वो लोग आए हैं। नेक्स्ट है जी एग्रेसिव रिक्रूटमेंट। तो जितने भी ये फेक प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें सिर्फ एक ही चीज होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो और ज्यादा से ज्यादा फंड उठाओ। उसके बाद लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यू आती है या नहीं आती है, उनको कोई ग्रोथ मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको एक ही बात से लेना देना है, इतना ज्यादा से ज्यादा फंड हम अंदर कर ले। लेकिन टैग मार्केट दोस्तों लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, और वैल्यू प्रोवाइड करता है। वैल्यू कैसे प्रोवाइड करता है?
आपकी अमाउंट के ऊपर आपको टर्न देता है, और बहुत सारे मौकों पे आपको शेयर होल्डिंग भी देता है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करता है, चाहे वो पेड होते हैं लेकिन वो वैल्यू प्रोवाइड करता है दोस्तों। और सिलेक्टेड लोगों को वो ट्रेनिंग मतलब देते हैं। ये बड़ी जबरदस्त चीज है दोस्तों। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हमें ही जाना पड़ता है, उनके लोग भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और रिसेंट तो एक मतलब ऐसी एग्जांपल हुई कि एक साथ थे हमारे, उनको 2 दिन में 2 बार फ्लाइट लेके आना पड़ा, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं करा, रात के 1:30 बजे तक वो सेशन चला था। ना वो उठे ना सेशन लेने वाले उठे। तो मुझे नहीं लगता इतने डेडिकेटेड लीडर, और वो भी वो पर्सन जिसका मंथली पे आउट 18 से 20 करोड़ रुपए का है। इतनी डेडिकेशन कहाँ पे देखने को मिलेगी दोस्तों? उसको पता है कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां इससे तर जाएंगी, उनकी तो शायद और भी ज्यादा हो जाएगी, है ना? अगर हम भी इतनी मेहनत कर ले तो हम भी कम से कम 7 पीढ़ियों का अरेंजमेंट यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी नेगेटिव क्वेश्चन। कठिन सवालों को वो हतोत्साहित मतलब उनको डिमोरलाइज कर देते हैं अगर कोई कुछ मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं फिर वो भाग जाते हैं, वो मतलब कि उनको तकलीफ होती है। लेकिन टैग मार्केट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संजय सर ने तो स्पेशल सेशन भी लगा रखे थे कि भाई जब आपके लिए ये सेशन है, आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछो। वो अलग अलग लेवल्स पे है, सीपी वालों के लिए अलग है, आम लोगों के लिए अलग है। और कंपनी ने भी कर रखा है कि अगर आपके क्वेश्चन फिर भी सॉल्व नहीं आते हैं तो आप वीकली सेशन में आ जाओ, नहीं तो फिर दुबई आ जाओ, वहां आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सवालों के जवाब दोस्तों कौन देना चाहता है? जो पता है, जो जिसको पता है कि मैं सच्चा हूँ, सॉलिड हूँ, स्ट्रांग हूँ, वही आपके सवालों के जवाब देगा। वो नेगेटिव सवालों से गुस्से नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दोस्तों ये बड़ी दिखने में छोटी सी चीज है, लेकिन मैं ये मानता हूँ जितने भी ये फेक प्रोजेक्ट हुए ना, कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं होती थी इनको। कितना धंधा उन्होंने महीने में किया, कितने लोग आए, कितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया, और कितना उसमें से बांट दिया, कितना कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी, कुछ नहीं पता चलता था। लेकिन टैग मार्केट्स का आपको क्लियर कट पता चलता है कि अगर $100 का प्रॉफिट हुआ है तो $70 जो है इन्वेस्टर के हैं, $25 मार्केटिंग में लगाए जाते हैं, $5 ट्रेडर के पास जाते हैं। उसमें से भी कभी कभी वो 50 से 100% शेयरिंग में बांट देता है। और बाकी टैग मार्केट्स की कमाई क्या है? जो उसका ब्रोकरेज बनता है, कमीशन बनता है, जिसको हम टेक्निकली स्प्रेड बोल देते हैं। तो ये उसकी कमाई है, जिसमें से वो कुछ और इनकम भी बांटता है। मतलब हर एक चीज क्लियर है। आपको सोनिक का डेटा देखना है, आपको नियो का डेटा देखना है, आप डेटा चेक कर सकते हो कि कितने टाइम में, वीकली, मंथली, कितने ट्रेड लगे, कितने स्टॉप लॉस हुए, कितने प्रॉफिट हिट हुए, और क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आई। ये सारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और भी बहुत सारी रिपोर्टिंग जो है, मतलब इसमें हमें रेगुलर मिलती है। तो इसके लिए दोस्तों सॉफ्टवेयर में दम होना चाहिए, बैक एंड पे अकाउंटिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए ना। तो पैसा खर्चना पड़ता है। पैसा कौन खर्चेगा? जिसको पता है मैंने लॉन्ग टर्म में काम करना है। अब जिसको पता ही है कि मैंने शॉर्ट टर्म में काम करके पैसा लेके भागना है, वो क्यों पैसा लगाएगा इन चीजों के ऊपर? और क्यों वो मतलब रिपोर्टिंग देगा दूसरों को, जब उसके पास दिखाने के लिए है ही नहीं कुछ? वही रिपोर्टिंग करेगा ना जिसके पास रिपोर्ट है दिखाने के लिए। अब अगर बच्चे के नंबर ही रिपोर्ट कार्ड में 0 हैं तो वो क्या दिखाएगा? कुछ दिखाने के लिए होना भी तो चाहिए ना। ठीक है। अब बात आती है जी लीडरशिप लाइफस्टाइल। तो लीडर की जो एक लाइफस्टाइल है और बिजनेस की एक्चुअल ग्रोथ में बड़ा डिफरेंस होता है फेक प्रोजेक्ट्स में। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट्स में दोस्तों प्रॉपर मतलब कंट्रोल्ड एक्सपेंस होते हैं, और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप होती है। अभी हमने इतने लीडर्स को मिला, क्या कभी किसी ने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया? नहीं। उन्होंने मुद्दे की बात की कि ये चीजें हम कर चुके हैं, ये चीजें मैं एंजॉय कर चुका हूँ, और ये चीजें हम करने वाले हैं। मतलब एक क्लियर कट प्लान होता है। और एक्सपेंसेस भी कोई बहुत ज्यादा मतलब हाइप या इस तरह का कुछ क्रिएट नहीं किया जाता है ना। उसके बाद जो फील्ड मॉडल है दोस्तों, उनमें शॉर्ट टर्म में हाइप क्रिएट कर दिया जाता है। चमचमाती हुई गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप के वीडियो, सोशल मीडिया प्रमोशन, ये सारी शॉर्ट टर्म की चीजें हैं, जबकि उनके पास एक्चुअल लॉन्ग टर्म के लिए कोई बिजनेस मॉडल होता ही नहीं है ना? तो लेकिन टैग मार्केट्स का सिस्टम बड़ा सिंपल है, स्टेबल है, लंबे समय के लिए है, और ग्रोथ ओरिएंटेड है। किसी भी सिस्टम में पहले स्टेबिलिटी आती है, फिर उसके बाद ही ग्रोथ आती है ना? तो हम भी जब इसको ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हाँ ठीक है, हमें बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगता, लेकिन पहला 1-2 महीना हमें मतलब स्टार्टिंग में हमारी काफी ज्यादा हार्डवर्क होता है, तो थोड़ा सा पे आउट आता है, विदाउट इन्वेस्टमेंट बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब इसका एक सिस्टम आपने बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो फिर आपके पे आउट में जीरो ऐड होनी शुरू होती है। और एक समय ऐसा आएगा जब आपके पे आउट में ना एक एक या दो दो जीरो ऐड होगी मंथली, क्योंकि इसमें इतना दम है दोस्तों। ये चीज मैं हम लाइव फील कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं। मतलब ये जो चीज हमें दिख रही है ना, इसके कारण हम इसके अंदर अपना पूरी जान झोंक रहे हैं। उसके बाद जो 22 नंबर पॉइंट है दोस्तों, वो है गवर्नेंस का। कि जो ये फील्ड प्रोजेक्ट होता है ना, इसका निर्णय केवल एक या दो व्यक्ति विशेष ही लेते हैं। कोई उनके पास एक मतलब टीम नहीं होती है, कोई उनकी मतलब सब मैनेजमेंट नहीं होती है जो डिसीजन लेने में हेल्प करे। लेकिन टैग मार्केट्स के पास क्लियर कट मैनेजमेंट है, प्रॉपर
कस्टमर सपोर्ट है। आप देखो, चाहे आप वेबसाइट के ऊपर जाके सपोर्ट टिकट रेज कर दो या व्हाट्सएप पे चले जाओ, आपको विद इन ए फ्यू मिनट्स और ज्यादा से ज्यादा घंटे 2 घंटे में आपको प्रॉपर रिप्लाई आता है और आपका इश्यू को सॉल्व किया जाता है। ये मैं प्रैक्टिकली देख चुका हूँ। ये चीजें दोस्तों, इसके लिए बैकएंड में कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, कितना स्टाफ उन्होंने रखा होगा, कितना सिस्टम लगा रखा होगा ना। आप देखो ना, 10 लाख से भी ज्यादा की कम्युनिटी होगी, जो मेरा आइडिया है अभी इस समय इनके बाद। तो इतने लोगों को सर्विस दे पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई फेक प्रोजेक्ट ये चीज नहीं कर सकता दोस्तों। उनके पास सिर्फ दिखाने के लिए होती है ये चीजें। उसके बाद आ गया जी एजुकेशन एंड रिस्क। तो जितने भी ये मॉडल, सो कॉल्ड मॉडल जो बड़ी कमाई का दिखाने का होता है, उनका कोई भी एजुकेशन पार्ट नहीं होता है, ना ही कोई रिस्क मैनेजमेंट होता है। सिर्फ कमाई के ऊपर फोकस होता है। वो कमाई ही नहीं होती एक्चुअली दोस्तों, उसको लूट बोलूंगा मैं तो, क्लियर कर। लेकिन टैग मार्केट्स के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया, आप देखो वीकली इंटरनेशनल सेशंस होते हैं, जहाँ कभी ट्रेडर्स आते हैं, मिस्टर निक आते हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स उनके ऊपर आते हैं। और मतलब रिस्क के ऊपर डिस्क्लेमर्स प्रॉपर वहां पे दिए जाते हैं कि भाई ट्रेडिंग एक रिस्की चीज है। हालांकि हम जिस ट्रेडर को चूज किए हैं, सोनिक को, उसको तो भाई मतलब सैल्यूट है। उसने अपने 15 साल का एक्सपीरियंस लाखों लोगों को करोड़पति बनाने में लगा दिया है। वो हमारा लक्ष्य है, हमारे अच्छे कर्म है कि हमें संजय सर के थ्रू, मान सर के थ्रू वो मिला है। तो वो जबरदस्त चीज है। अब टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी ये फील्ड मॉडल है, इनके जो टेक्नोलॉजी है बड़ी वीक होती है दोस्तों। कभी कुछ लैग कर गया जी, हमारे पास कस्टमर बढ़ गए, ये लैग हो गया, वो लैग हो गया, है ना। लेकिन जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। Amazon नंबर वन होने के बावजूद भी आज भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एप्स हैं जो लगातार लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं, इसलिए वो नंबर वन पे है। एप्पल है, नंबर वन पे है, लेकिन फिर भी हर हर बार उसको नया मॉडल लाना पड़ता है। तो जो व्यक्ति लगातार सिस्टम को डेवलपमेंट कर रहा है, इसका मतलब क्लियर कट है कि वो लंबे समय के लिए मार्केट में टिकने के लिए आया है, ना कि लोगों का पैसा लूटने के लिए आया है। क्योंकि इन सब चीजों में दोस्तों इतना खर्चा लगता है, शायद उतनी अभी इन्वेस्टमेंट भी हम लोगों ने ना करी हो टैग मार्केट्स में। ये समझने वाली बात है। नेक्स्ट है जी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो जितने भी ये फील्ड मॉडल होते हैं, इनका मॉडल ही ऐसा होता है, इनको मतलब देखने से ही जैसे होता है ना, कि भी देखने से ही आइडिया हो जाता है कि ये भाई कुछ महीने चलेगा। और कुछ लीडर तो बोल के आते हैं, भाई प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, कम से कम साल 2 साल तो चलेगा। तो मैं उनको बोलता हूँ, यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम साल 2 साल में पैसे कमा लोगे, लेकिन जो नीचे वालों को डुबो देंगे, डुबो दोगे, जानबूझ के डुबो रहे हो, है ना। तो क्या ऊपर वाला देख नहीं रहा, कहाँ वहां पे तुम्हारा अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा। तो दोस्तों टैग मार्केट का सिस्टम एक लंबे समय के लिए, उनका प्रॉपर विजन है कि ये चीज 3 महीने बाद करने जा रहे हैं, ये चीज हम 6 महीने बाद करेंगे, अगले साल ये करेंगे। और आप देख रहे होंगे कुछ उनके आने वाले महीनों के इवेंट ऑलरेडी बुकड है ना। तो मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन करके चलता है, जिसको पता है कि मैंने लंबे समय के लिए टिकना है, और जो अच्छी अर्निंग ऑलरेडी कर रहा है। उसके बाद ये जो 26 नंबर पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। जब लोगों को टैग मार्केट्स का प्लान दिया जाता है ना, जब उनकी कोई पेश नहीं चलती, वो लॉजिकली आपको हरा नहीं पाते, तो एंड में वो एक चीज बोलते हैं, भाई ये तो सारी बी बुक में है। क्योंकि इसके प्रॉफिट्स को भी कोई मैच नहीं कर पा रहा, इसके विड्रॉल सिस्टम को भी मैच नहीं कर पा रहा आज की डेट में सिस्टम। तो एंड में वो पीछे खड़ाने के लिए बोलते हैं, भाई साहब ये बी बुक में है। तो उनको बोलो, बैठो भाई साहब, पहले साबित करो ये बी बुक में है, नहीं तो हम साबित करते हैं ये ए बुक में है। बी बुक और ए बुक में वैसे तो बहुत सारे टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जो बी बुक की ट्रेडिंग होती है ना, तो जब भी मार्केट के अंदर न्यूज आती है, तो उस समय जो फ्लक्चुएशंस होती है उसमें बी बुक की, अगर वो बी बुक अकाउंट है ना, वो कुछ सेकंड्स के लिए हैंग होगा। ये उसका एक सिम्टम है। जैसे डॉक्टर है ना, सिम्टम देख के बीमारी बता देता है। तो ये बी बुक का एक सिम्टम है। ऐसे और भी बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, वो फिर कभी टेक्निकल सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। मेरे अपलाइन है दीपक जी, वो ज्यादा बेहतर इन चीजों को जानते हैं। तो टैग मार्केट्स का सिस्टम जो हम सोनिक के थ्रू करते हैं, उसको भी पता है सर, अगर वो बी बुक में चलाना भी चाहे तब भी नहीं चला सकता। उसको पता है कि सोनिक डेली प्रॉफिट निकालता है, पिछले 8 महीने में एक दिन हुआ है जो लॉस गया है, तो उसको देना होता है ना। तो वो क्यों चलाएगा जब उसको अच्छा खासा कमीशन बन रहा है, उसके लोग बढ़ रहे हैं। जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी उतना ज्यादा उसको ब्रोकरेज आएगा, तो वो क्यों चलाएगा अभी। वो ये बुक चला रहा है प्रॉपर, है ना। मैंने आपको टेक्निकली भी ये क्लियर कर दिया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में, ये 27 नंबर पॉइंट है, प्रिंसिपल फंड का एक्सेस। दोस्तों जितने भी ये प्रोजेक्ट्स आए हैं, कई प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल फंड की वापसी की बात ही नहीं की जाती। जहाँ कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप जी 2 साल तक या 20 महीने तक निकाल नहीं सकते, और 2 साल तक रिटर्न कितनी देंगे, 5% प्रति महीना। तो इतने सियाने हैं ये कि 5% को अगर 20 से गुना करोगे, और मतलब 20 महीने में तो हमारा प्रिंसिपल ही वापस आता है। तो इतने समय में ये लोग कांड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनको समय मिल जाता है तो मोटा फंड इकट्ठा हो जाता है। या फिर ये क्या करते हैं, स्मार्टली कंडीशंस लगा देते हैं विड्रॉल्स के ऊपर,
कि भाई अगर आपने आपका 2 महीने बाद 3 महीने बाद फंड निकालना है तो आपको अपने प्रॉफिट का या प्रिंसिपल का भी कई कई बार 25 से 30% कटवाना होगा। तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ, मैंने अपना फंड उनको दिया और वहां पे प्रॉफिट आ रहा है, तो भाई मैंने अपना फंड निकालना है तो आप काट क्यों रहे हो? इसका मतलब आपने एक्चुअल प्रॉफिट जनरेट किया ही नहीं है, आपने सिर्फ रोटेशन की है, और आप उसको फंड को ज्यादा रोकने के लिए आप इतने उतावले हो कि आपने उसके कंडीशंस लगा दी। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं वो आपको लालच देते हैं कि आप फंड ज्यादा से ज्यादा देर रोक के रखोगे तो आपका ये लेवल मेंटेन होगा, इस लेवल पे आपको ज्यादा इनकम आएगी। जबकि टैग मार्केट्स में कुछ भी नहीं है दोस्तों। वो सिंपल सिस्टम है आपका। जो प्रिंसिपल है, आप 30 डे का एक ट्रायल पीरियड है, उसके बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। और 30 डे का ट्रायल पीरियड क्यों रखा है दोस्तों? जो 24x लिक्विडिटी वो आपको देते हैं ना, ये लिक्विडिटी देने के लिए उनके पास 75 लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है। अगर आपको ए बुक की ट्रेडिंग करनी है तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होना जरूरी है, उसके बैक एंड पे बैंक्स होते हैं जहां पे ये ट्रेड सेटल होते हैं। तो इन सब चीजों को उनको फीस देनी पड़ती है। ठीक है, उनको फीस देने के लिए उसको क्या चाहिए? इनकम चाहिए। इनकम कैसे होगी? अगर आप 24x पे लिक्विडिटी लेके अगले दिन विड्रॉल मार लोगे तो उसको ब्रोकरेज कहाँ से आएगा? तो 30 डे ट्रायल पीरियड सिर्फ इसलिए रखा है, एक तो वो अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको सिद्ध कर देंगे कि हमारे प्रोडक्ट में दम होगा, तो आप 30 दिन के बाद पैसा निकाल के दिखाओ। मुझे लगता नहीं है किसी ने भी 30 दिन के बाद इसमें से निकाला होगा, अगर निकाला होगा तो दुगना तिगना 10 गुना करके दोबारा डाला होगा, है ना? तो 30 डे का ट्रायल पीरियड है, उसके बाद आप फंड विड्रॉ कर सकते हो, ताकि वो इतनी ब्रोकरेज कमीशन आपके अकाउंट से ले लें जो उनकी लिक्विडिटी की फीस है वो कवर हो जाए, है ना? तो इसमें कुछ भी हर्ज नहीं है। प्रॉफिट विड्रॉल की फ्रीक्वेंसी दोस्तों, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट विड्रॉल के लिए आपको एक एक महीना वेट करना पड़ता है, और कई प्रोजेक्ट तो इतने समझदार हैं, उन्होंने मंथ एंड पे भी एक ही डेट फिक्स की होती है कि जैसे आप 5 तारीख को विड्रॉल लगाओगे तो आएगी। उनको भी पता है बहुत सारे लोग 5 तारीख को लगा नहीं पाएंगे, उसके लिए 1 महीने का और टाइम मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के उनका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा समय के लिए फंड को रोक के रखने के लिए। टैग मार्केट से एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों, डे 1 से डेली प्रॉफिट आपको विड्रॉ करने के लिए देता है। दोस्तों जो मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं बढ़िया हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे ब्याज का काम करते हैं। अगर आपको डेली प्रॉफिट आ रहा है, तो अगर आपकी मंथली नेट रिटर्न 20% आ रही है ना, तो दोस्तों वो 20 नहीं है, वो 30-40% तक चली जाती है अगर आप उसको कंपाउंडिंग करते हो, चाहे वो आप अपने धंधे में लगा रहे हो प्रॉफिट को निकाल के। और मैं एक चीज और बता दूं, जितना ये चीज काम करती है ना, और कोई चीज काम नहीं करती, किसी के शब्द काम नहीं करेंगे, हजारों शब्दों से बेहतर है 1,000 रुपये डेली किसी की पॉकेट में चले जाए। तो टैग मार्केट ने जो जबरदस्त काम करके दिया कि आप पहले दिन से, हाँ सिर्फ ये है कि मिनिमम $10 की विड्रॉल है, और कितना छोटा सा मतलब सिस्टम रखा है। एंट्री पॉइंट भी $10 रखा है, विड्रॉल के लिए भी $10 रखा है ना? तो मतलब इंटेंशंस क्लियर हैं कि भाई साहब हम टिक के ठोक के काम करने के लिए आए हैं, अब आपकी मर्जी है आपने ठोक के काम करना है या नहीं करना। नेक्स्ट है जी प्रिंसिपल रिकवरी रेट। हमने देखा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जिनके अंदर प्रिंसिपल रिकवरी करने में 20-20 महीने लगे थे। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि 5% रिटर्न आ रही है, तो भाई 20 महीने में मेरा प्रिंसिपल ही रिकवर होगा तो मैं पैसे कब कमाऊंगा, है ना? तब तक आप गुरु घंटाल बन जाओगे, गायब हो जाओगे। लेकिन टैग मार्केट के अंदर आपको दोस्तों पता है, मुझे जो लगता है जैसे जैसे इनकी रिटर्न आती है, तो 4 से 5 महीने में तो नॉर्मली जितना प्रॉफिट आता है आपको प्रिंसिपल अमाउंट के लगभग इक्विवेलेंट आता है। और अगर कोई समझदार व्यक्ति, जिसने आइंस्टाइन को सुना है, जिसने कहा है कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, अगर कोई उसको यूज कर ले, तो वो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक पर्सन थे, उन्होंने $250 जनवरी में लगाया और डेली कंपाउंडिंग पे लगा दिया सिस्टम को, तो 5 महीने के बाद $1,500 उनका बन गया था। मतलब इट्स अमेजिंग। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, अगर आप अपने नेटवर्क के लोगों का टैग मार्केट्स का मेन पेज ओपन करके देखोगे ना, तो वहां पे एक चीज लिखी आती है कि टोटल डिपॉजिट इतने, टोटल विड्रॉल इतने, नेट डिपॉजिट इतने। तो नेट डिपॉजिट मैक्सिमम लोग जिनके 3-4 महीने हो चुके हैं उनके माइनस में होंगे, मतलब जितना फंड उन्होंने डाला है उससे ज्यादा विड्रॉल ले चुके हैं। दोस्तों अगर कंपनी ने भागना होता ना, वो चीज होने से पहले भागती है कोई भी कंपनी। प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा टर्न देने के बाद कोई भी कंपनी भागती नहीं है, इसका मतलब क्लियर है कि उसने प्रॉफिट में से दिया है। और मई मंथ की फिगरें आपके सामने है, 1,000 करोड़ रुपए के टोटल डिपॉजिट से और 1,300 करोड़ रुपए के विड्रॉल थे। तो अगर भाई साहब इन्होंने जाना होता ना, वो मई के विड्रॉल गिरना चले जाते। लेकिन आप समझ लो इस बात को, अब आप समझो ना समझो, ये आपकी इच्छा है। नेक्स्ट है जी रिटर्न देने का सिस्टम क्या है। तो जितने भी ये फेक मॉडल आए हैं, इन्होंने फिक्स आरओई प्रोमिस दिए हैं। दोस्तों जो भी लोग मार्केट को थोड़ा भी जानते हैं, व्यापार को जानते हैं ना, तो कभी व्यापार सेम रहता है। कोई ऐसा दुकानदार बता दो जो मुझे कह रहा है मेरी डेली फिक्स सेल लगी करके। हर चीज में कम ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, तो मार्केट में भी होते हैं, चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट है, चाहे वो इंडियन शेयर मार्केट है। तो फिक्स आरओई कोई कैसे दे सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता दोस्तों। वो क्लियर कट है, उन्होंने सिस्टम बना रखा है कि इतने समय तक ये चलाना है और ये प्रोमिस देने हैं। लेकिन टैग मार्केट्स कोई भी फिक्स प्रॉमिस
नहीं करता है। वो कहता है कि जितनी एक्चुअल ट्रेडिंग परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से आपको रिटर्न आएगी। लेकिन वो सिस्टम की खासियत है कि इनकी जो रिटर्न है उसको मार्केट में कोई मैच नहीं कर पा रहा है। और लोगों को मतलब जलन हो रही होगी कि यार कैसे कर पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं है उनके पास एक ही जवाब उसका, अब ये भी जाने वाली है। अरे भाई, तुमने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए हैं तुमने उनको पढ़ा ही नहीं है, तुमने उनकी स्टडी नहीं करी है। तो उस बेस पे तुम अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बोल रहे हो वो जाने वाली है। तो तुम लॉजिकली साबित करके बताओ कैसे जाने वाली है। मैं ये पूछता हूँ उनसे, है ना। इसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट है कि वर्चुअल वॉलेट्स का एक सिस्टम होता है। तो जब कंपनियों में, जो फेक कंपनी है ना, जब उनके लीडर्स के पे आउट थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वो उनको पे आउट कैश में या डॉलर में नहीं देते, उनको एक वर्चुअल वॉलेट इशू कर देते हैं। तो भाई ये वॉलेट इशू कर दिया या इतने पॉइंट आपको दे दिए हैं, अब आपको इसको कैश कराना है। और वो लीडर क्या करेगा, उसको कैश कराने के लिए क्या करेगा, लोगों का फंड लगवाएगा। अब मान लो मैं वो हूँ, मेरे पास 15 लाख का पे आउट आने की बजाय एक वर्चुअल वॉलेट आ गया। अब मैं मार्केट से 15 लाख का फंड उठाऊंगा तो मेरा तो कैश हो जाएगा। लेकिन वो 15 लाख सिस्टम में भी नहीं गया, ना ही किसी बिजनेस में गया। इन्वेस्टर का तो वो डूब गया ना। जब वो कंपनी के पास गया ही नहीं तो वो पैसा कमाएगा कैसे। लेकिन टैग मार्केट्स ने ऐसा कुछ नहीं दे सका भाई साहब। जो 20 करोड़ रुपए कमाने वाला लीडर भी है ना, वो भी वॉलेट नहीं पा सकता। उसको भी अपने ही पे आउट का यूएसडीटी में या ये जो भी उसकी करेंसी है उसमें विड्रॉल आएगा। तो रियल मनी में पे आउट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, तो ये थे 31 पॉइंट। इसके बाद में एक छोटी सी स्टोरी मैंने सुबह सुनाई थी, मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें नहीं थे। तो जिन्होंने पहले सुन रखी है हो सकता है वो थोड़ा वो बोर फील करें। दोस्तों, एक पर्सन होते हैं, उनको लाइफ में काफी ज्यादा फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल फेलियर देखने के बाद। मतलब जब उसकी पेश नहीं चलती फिर वो तपस्या करता है भगवान की। वो कहता है मुझे अमीरी देखनी है जिंदगी में, एक बार जो मर्जी हो जाए। तो वो बहुत तपस्या करता है तो फिर भगवान आते हैं उसके बाद। क्योंकि भगवान क्या है, वो मतलब जो कर्म है उसका फल तो वो देते ही हैं। तो वो उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पत्थर दे देता हूँ, ये पारस है। और जब भी तुम इसको लोहे से टच करोगे वो सोना बन जाएगा। लेकिन पत्थर मैं तुम्हें यहाँ डायरेक्ट नहीं दे सकता, उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। ये पत्थर तुम्हें एक जगह बताता है कि इस समुद्र के किनारे पे मिलेगा। और वो पत्थर की पहचान क्या है, बाकी सभी पत्थर वहां पे ठंडे होंगे और ये पत्थर गर्म होगा। तो आपके पास 7 दिन का टाइम है, आपको वो ढूंढना पड़ेगा। तो वो भाई साहब कहते हैं ठीक है जी। फिर वो डेली जाना शुरू करते हैं। पहले दिन जाते हैं, पत्थर उठाते हैं, पूरा ठंडा, उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं। फिर वो पानी में फेंक देता है। तो पहले दिन हजारों पत्थरों को फेंक देता है लेकिन गर्म पत्थर उसको नहीं मिलता है। सेम दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, पांचवें, 6 दिन तक यही चीज दोस्तों रिपीट होती रहती है। उसको गर्म पत्थर मिलता नहीं है। अब 7वें दिन उसका लास्ट दिन होता है, वो आता है। तो दोपहर तक फिर वही चीज रिपीट होती है। तो अब तक उसका सबकॉन्शियस माइंड एक चीज मतलब एक्सेप्ट कर चुका होता है कि भाई गर्म पत्थर मुझे मिलने वाला है नहीं, या ये होता ही नहीं है, सभी पत्थर ठंडे होते हैं। तो जैसे वो सोच रहा होता है, सोचते सोचते उसके हाथ में एक पत्थर आता है, वो थोड़ा गर्म होता है, उसको थोड़ी सी गर्माइश उसकी फील होती है। लेकिन अब तक उसका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो चुका है पत्थर को पानी में फेंकने के लिए। तो उसको फील करने की बजाय, उसको चेक करने की बजाय वो दोबारा वो पानी में फेंक देता है। अब जैसे ही वो पानी में फेंकता है तो उसको एहसास होता है कि उसके हाथ में कुछ गर्माइश थी। लेकिन अब पछताए से क्या होगा दोस्तों, वो तो चला गया। उसके बाद वो बंदा बड़ा पछताता है, बहुत ज्यादा पछताता है, लेकिन वो पत्थर वापस नहीं आ पाता। तो दोस्तों, वो गर्म पत्थर और कुछ नहीं था, वो टैग मार्केट्स है। अभी हमारे लीडर्स के हाथ पैर इतने ठंडे हो चुके हैं, इतने हमने लॉसेस कर चुके हैं कि हमें एक रियल प्रोजेक्ट जो रियल मनी हमें दे रहा है उसके ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है। मैं नहीं कहता कि आप आंखें बंद करके बिलीव करो, लेकिन जो जो ये स्लाइड्स आपको दी गई हैं ये आंखें खोलने के लिए दी हैं। इसके अलावा आप अपने लेवल पे भी कोई भी क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई सवाल पूछ सकते हो। तो टेक्निकली आपकी हर चीज का आंसर देने की कोशिश प्रॉपर की जाएगी दोस्तों। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, टैग मार्क्स नाम का जो गर्म पत्थर है इसको गलती से भी समुद्र में, पानी में आप मत फेंक देना। इसको संभाल के रखो। ये लोहे को सोना बनाने का दम रखता है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चीज को कर चुके हैं, है ना। और लास्ट में मैं एक चीज छोटी सी और कहूंगा। जितने भी लोग टैग मार्केट्स के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए एक रूल जरूर काम करेगा। हमने अपनी टीम में भी ये सर्कुलेट कर रखा है कि बंदा घर के अंदर तो लक्ष्मी घर के बाहर, बंदा घर के बाहर तो लक्ष्मी घर के अंदर। अगर टैग मार्केट्स जैसा प्रोजेक्ट लेके भी आप लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे हो, घर के अंदर छुपे बैठे हो, तो भैया लक्ष्मी आपके घर के अंदर फिर कभी नहीं आ सकती। जब तक आप घर के बाहर रहोगे, जितना समय लोगों को प्लान दोगे, उतनी लक्ष्मी आपके घर के अंदर आएगी। इतना कहने के साथ साथ मैं एक बार दिल से थैंकफुल हूँ टैग मैनेजमेंट का, स्पेशली संजय सर का, जिन्होंने मेरी एक रिक्वेस्ट के ऊपर मुझे चांस दिया बोलने का। एक नहीं, दो दो चांस दे दिए, है ना। और मान सिंह नायक सर का, जिनकी वजह से हम सब लोग इस सिस्टम के अंदर हैं। और राजेश जी जो इतने जबरदस्त लीडर हैं, इतना सुबह हमारी बेहतर बनाते हैं। लेकिन आज उन्होंने अपनी जगह मतलब सुबह मुझे कुछ बोलने का चांस दिया, तो ये बहुत बड़े दिल की निशानी है।
और एक ऐसे शख्स, दीपक जी, जिन्होंने बार बार मुझे बोला कि आप बोलो मीटिंग में बोलो। तो उन्होंने मतलब मुझे इंसिस्ट किया, तो मेरा हौसला बढ़ाया। बाकी सभी टीम और सभी दोस्त जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे समाप्त होती है। तो मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा माइक रजीत जी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।